ये तो किस्मत ही पहुंचा है। तो मरम्मत करा लेना, वैसे भी तेरी विद्या तो सबकी मरम्मत करती है। यही तो बैठा के गए थे, हो गए यहीं कहीं। यहीं कहीं था तो गया कहाँ? रिंकू, रिंकू। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर हम कोई कदम उठाने से पहले इस बात की परवाह नहीं करते कि उसका अंजाम क्या होगा, और कई बार हम अपनी इन गलतियों से सबक भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो सबक इतना डरावना होता है कि वापसी के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। ये केस विद्या की जिंदगी के एक ऐसे ही उतार चढ़ाव से जुड़ा था जहां उसे हर कदम पर गहरे जोखिम की दस्तक मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो उन अंगारों पर चल रही थी जहां उसका हाथ अपने बेटे से छूट चुका था। ये केस सिर्फ विद्या के बेटे के गायब होने की पहेली नहीं था, ये केस हमें एक अलग ही परिवेश में लेकर जाने वाला था। साहब, ये हमारा बेटा बिट्टू सुबह पूजा के फूल लेने गया था, तब से मिल नहीं रहा है। अकेले? जी साहब। पंडित जी, आपका बेटा बहुत छोटा है, आपने इसे अकेले ही बाजार में भेज दिया? साहब, बिट्टू रोज अकेले ही बाजार में फूल लेने जाता था। हमारी शादी के 15 साल के बाद हमको एक लौता बेटा मिला था साहब। अगर इसको कुछ हो गया साहब तो हमारी स्वर्गवासी बीवी की आत्मा हमको बहुत कचोटेगी साहब, बहुत कचोटेगी। निको राशि, तुम्हारी विद्या मौसी आई है क्या? नहीं मौसा जी, विद्या मौसी तो नहीं आई। रिंकू मिला क्या? रिंकू तो तभी मिलेगा ना जब तुम्हारी मौसी मिलेगी। निको, तुम्हारे मम्मी पापा आया अंदर? नहीं, वो तो राशि के घर गए। ठीक है, चलो चलता हूं। सर, हमने मंदिर के आसपास के मार्केट में हर जगह चेक किया, लेकिन पंडित के बेटे बिट्टू के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला। पंडित ने किसी पर शक नहीं जताया है। हो सकता है पंडित का बेटा अगवा किया गया। विकास, पंडित का नंबर सर्विलांस पे डाल दो, शायद फिरौती के लिए कॉल है। ओके सर। विद्या, रिंकू, अरे कहाँ रखा है इनको? हाँ? कहाँ रे? तुम यहाँ काहे के लिए धमक पड़े हो? तुमको फोन पे बोले थे ना कि विद्या यहाँ नहीं है, तो रिंकू कहाँ से होगा? ये छोटी साली साहिबा, आपको क्या लगता है कि हम आप पर भरोसा करते हैं क्या? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे विद्या पर बहुत भरोसा है तुमको। ओह, छोटी साली साहिबा का मुंह बंद कर दिए तो अब बड़ी साली साहिबा की खुजली मच गई क्या? ये रखो, अपनी औकात में रहो। ओह वाह वाह वाह, अब बड़े साड़ू साहब की भी सुलग गई, पर वो हमारे छोटे साड़ू साहब कहाँ है? शंकर, बेवड़े, अबे इधर क्या? उठ, उठ बेवड़े साले, अरे छोड़ उसको। हमारी जिंदगी बर्बाद करके तू चैन से सोना। विद्या और रिंकू कहाँ गायब किया तूने? मारूंगा साले।
निकल साले कमीने, मेरी विद्या और रिंकू को कुछ हो गया ना बस साले। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। हेलो सर, बिट्टू के फादर को अभी एक रैंसम कॉल आया था। कॉल रिकॉर्ड हो गई है। सर, किडनैपर ने उससे बड़ी अजीब सी शर्त रखी है। कैसी शर्त? अपने बेटे बिट्टू की सलामती चाहता है तो विद्या के बेटे रिंकू को लौटा दे। विद्या का बेटा? हमको क्या पता उसके बेटे के बारे में? सोच ले, दोबारा कॉल करेंगे। ये विद्या और उसका बेटा कौन है? सर, हो सकता है पंडित ने किसी विद्या के बेटे के साथ कुछ किया हो। पंडित को बुला लिया सर मैंने, उससे ही बात करते हैं। साहब, हमको नहीं पता विद्या का बेटा कहाँ है, और हमको ये भी नहीं पता कि वो आदमी कौन था और ये सब हमसे काहे कह रहा था। विद्या कौन है ये तो पता होगा ना? हाँ हाँ साहब, हमारे गांव की है, आती है कभी पूजा पाठ करने के लिए, और ये फोन भी तो उसी के नंबर से आया था साहब। कॉल विद्या के नंबर से आया था, पर आवाज तो किसी आदमी की थी, बात तो किसी आदमी ने की थी। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है साहब कि हमारे बिट्टू के बदले में वो आदमी हमसे विद्या का बेटा क्यों मांग रहा था। हमको अपने बिट्टू की बहुत फिक्र हो रही है सर, उसको ढूंढ दीजिए सर, उसको ढूंढ दीजिए। सुनिए, कहिए सर। ये विद्या का है। सर, विद्या और उसके बेटे को तो 2 दिन से नहीं देखा है हमने। विद्या और उसके बेटे के अलावा और कौन यहाँ रहता है? सर, उसका पति रघु, और वो कल से खुद गायब है। थैंक यू। पंडित बता रहा था कि उसे रैंसम के लिए जो कॉल आया था वो विद्या के नंबर से आया था, और बात किसी आदमी ने की थी। विद्या का पति रघु भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों मियां बीवी की मिलीभगत हो? ताला तोड़ो, चलो। सर, इधर ये पैसे मिले। सर ये देखिए, सर ये पर्चियां, हर पर्ची पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये तो सट्टे की पर्चियां लग रही हैं। इतना सारा पैसा, इस घर की हालत को देखकर ये लग रहा है कि पैसा काफी है इनके हिसाब से। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों भागा था तू? क्यों भागा था? नाम क्या तेरा? रघु साहब। रघु, विद्या का पति? हाँ सर। हमें देख के भागा क्यों था? साहब, आपको यहाँ हमारे घर पर देखकर हम डर गए थे। डर गया था क्योंकि कुछ गलत कर रहा है। खैर, पहले ये बोल, विद्या कहाँ है? हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो खुद विद्या और अपने बेटे को 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहा है? कहीं छिपा के रखा है जैसे पंडित के बेटे बिट्टू को छिपा के रखा है? पंडित का बेटा? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? होशियारी नहीं, तूने पंडित को रैंसम के लिए कॉल किया था ना? तूने बोला था ना पंडित से कि तुझे उसके बेटे बिट्टू के बदले अपना बेटा चाहिए रिंकू। अब ये बोल अकेले कर रहा था ये सब, या फिर तेरी बीवी विद्या भी शामिल है इसमें? साहब, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और विद्या कहाँ गई ये भी हमें नहीं पता साहब। वो तो खुद हमारे बेटे रिंकू को लेकर गायब हो गई है। गायब है तो तूने गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? साहब, हमको तो लग रहा था कि वो हमसे तंग आकर भाग गई है। वो बहुत बार हमको धमकी भी दे चुकी थी। आती अब तक वक्त का अंदाजा भी है। वक्त का अंदाजा ना होता तो घर लौट कर नहीं आती, समझा? पकड़ अपनी दारू, पी जा और सो जा। दारू लेकर आए तो अपनी औकात मत भूल। आजादी का गलत फायदा मत उठा तो अपना। तो वक्त की रोटी दे नहीं सकता, आजादी देगा।
यहाँ हमारा घर है, समझी? अच्छा तो रह अपने घर में, हम अपने रिंकू को लेकर जाते हैं यहाँ से। तुझे अकेली को जाना है ना, तो तू जा। हमारे बेटे को क्यों लेके जा रही है? पैदा हमने किया। साहब हम पैसा वैसा तो कुछ कमाते नहीं, इसलिए हमेशा आकर से बात करती थी हमसे। पैसा नहीं कमाता था तो तेरे घर में ये इतना सारा पैसा और ये पर्चियां, सट्टा खेलता है तू? नहीं साहब, हम सट्टा वट्टा नहीं खेलते। शायद हमारी बीवी की होगी ना। तेरी बीवी सट्टा खेलती है? हमें नहीं पता साहब, वो किसके साथ क्या क्या खेल खिलाती है। खुद को बचाने के लिए अपनी बीवी की इज्जत उछाल रहा है। साहब इज्जत तो उसने उछाली है हमारी। देखिए साहब, हमें विद्या से कोई मतलब नहीं है। बस आप हमारे बेटे रिंकू को बस बचा लीजिए साहब, उसको ढूंढ दीजिए। मैंने बोला ना, नौटंकी नहीं। हम यहाँ तुझसे पंडित के बेटे पिट्टू के गायब होने के बारे में पूछने आए, और तू हमें अपनी बीवी अपने बेटे की कहानी सुना रहा है। नहीं साहब, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। सच बोल। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। विद्या के जिस नंबर से पंडित को कॉल किया गया था, उसकी लोकेशन पता चल गई है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जैतपुर, वो नंबर वहीं एक्टिव था। उस गांव में सर्च करो, हो सकता है विद्या अपने बेटे रिंकू के साथ उसी गांव में छुपी हो। और हाँ, साथ ही विद्या और उसके पति ये रघु, इनकी कुंडली निकलवाओ सर। एक्सक्यूज मी सर, इस रघु के बारे में पता किया, पड़ोसियों का कहना है कि ये डेली विद्या को मारा करता था। और ये भी पता चला है कि विद्या की 2 बहनें और भी। रघु की इन दोनों बहनों से भी नहीं बनती। अब छोटी साली का मुंह बंद कर दिया तो अब बड़ी को खुजली मच गई। विद्या अगर अपने बेटे के साथ गया तो ये बात विद्या की दोनों बहनों को भी पता होगी। उसकी बहनों से मिलना पड़ेगा। और सर, इस रघु के और भी कारनामों को पता चला है। ये रामटुल्लू में डेली शराब पिया करता है और वहां पर लौंडिया नाच भी करता है। कुछ नहीं किया तो फिर भागा क्यों था? ओपन में पी रहे थे तो। अब ये बोल, रघु भी रोज आके पीता है ना यहाँ? हाँ साहब, रघु पीता भी है और नाचता भी। बहुत अच्छा लौंडा नाच करता है साहब। रघु की बीवी को गायब किसने किया? हमको नहीं मालूम साहब। हाँ, लेकिन 2 रोज पहले यहाँ पे रघु का राजा और चीकू के साथ झगड़ा हुआ था। अपनी तो किस्मत ही पंक्चर है। तो मरम्मत करा दे मैं, वैसे भी तेरी विद्या तो सबकी मरम्मत करती है। दारू पे काय गुस्सा उतार रहा है बे, घर में तो तेरी चलती नहीं है। अरे बीवी कैसे संभलेगी इसको? उसको तो संभालने के लिए बाप लोग हैं। तेरा गर्मी तो हम निकालेंगे रे, साला इतना कांड करेंगे तेरा खानदान मिटा देंगे रे। राजा और चीकू इस वक्त कहाँ मिलेंगे? मालूम नहीं साहब, जब से झगड़ा हुआ है दोनों यहाँ दिखाई नहीं दिए। नंबर दे दोनों का। जी साहब। इन दोनों का पता लगाओ, हो सकता है रघु और इनके बीच का झगड़ा विद्या और उसके बेटे के गायब होने से जुड़ा हो। हाँ विकास, सर खबरी से पता चला है कि विद्या उस गांव में सुनसान पड़े घर में देखी गई है। ये देखिए सर, बच्चे के कपड़े। सर इधर देखिए। ये तो विद्या है सर। विद्या के फोन से यहीं से कॉल किया गया और कॉल किया था एक आदमी ने। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या विद्या का मर्डर उसी आदमी ने किया है या फिर कहानी कुछ और ही है। सर बच्चे के कपड़े देख के लग रहा है कि यहाँ पर कोई बच्चा भी था। कहीं वो पिट्टू तो नहीं? सर कपड़ों की पहचान पंडित से करवाते हैं, लेकिन विद्या भी अपने बेटे रिंकू के साथ गायब थी।
और उस कॉलर ने पंडित के बेटे बिट्टू को लौटाने के बदले विद्या के बेटे रिंकू की डिमांड की थी। कहीं इस पंडित ने वाकई में विद्या के बेटे रिंकू को गायब करके तो नहीं रखा है? इस पंडित पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बारे में सब कुछ पता करो और यह भी पता करो कि विद्या का पति रघु यहाँ पर देखा गया था क्या। पंडित के बेटे बिट्टू के गायब होने के साथ साथ हमें विद्या के बेटे रिंकू के गायब होने की भी कहानी समझनी पड़ेगी। तभी जाकर पता चलेगा कि विद्या का मर्डर किसने किया और किस मकसद से किया। हमारी विद्या की तो तुझे जान नहीं दी, लेकिन हमारा रिंकू बेटा कहाँ? हमारा बेटा रिंकू कहाँ रखा है? बोल। लेकिन रघु बहुत ही चालाक आदमी है सर। विद्या उससे हमेशा ही परेशान रहती थी। सर हम तो खुद ही आपके पास रिपोर्ट लिखाने आने वाले थे विद्या के मर्डर का, रघु पे आरोप लगाने के लिए। उससे पहले ही वो सब नाटक कर दिया आपके सामने, ताकि आपको लगे कि हम ही दोषी हैं, हमने ही सब कुछ किया है। तो तुम कह रहे हो विद्या का मर्डर रघु ने किया है और उसका बेटा वो कहाँ है? सर वो हम कैसे बता सकते हैं कहाँ होगा? सर रघु कुछ कमाता धमाता नहीं था, एक नंबर का बेवड़ा है, शराबी आदमी है। आप तो सर चुपचाप उसके घर में थोड़ा पैसे का मदद कर देते थे, लेकिन वो इस बात का हमेशा उल्टा ही मतलब लेता था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि रघु को लगता था तुम्हारा उसकी बीवी के साथ? साहब उसको जो भी लगता था सब गलत ही लगता था, ऐसा ही आदमी है वो। तुम जा सकते हो। सिर्फ रघु ही नहीं, मुझे विद्या का ये जीजा भी कुछ सही नहीं लग रहा है। इसे रघु के ऊपर शक था लेकिन हमारे पास नहीं। यहां तक कि विद्या की दोनों बहनें भी हमारे पास नहीं है। एक्चुअली मुझे पूरी फैमिली गड़बड़ लग रही है। पूरी फैमिली की डिटेल्स निकालो। राशि, राशि उतारो ये। क्या है? पुलिस को विद्या मौसी की लाश मिली है। क्या? और रघु मौसा जी बता रहे हैं कि तेरे पापा ने विद्या मौसी जी को मारा है। सर विद्या के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फोन 17 जुलाई की शाम कुबेर मंदिर के एरिया में एक्टिव था और फिर रामगढ़ की दिशा में जाकर बंद हो गया। सर मुझे लगता है विद्या के बेटे के गायब होने में इस पंडित का भी कुछ लेना देना है, क्योंकि 17 जुलाई की रात को विद्या ने इस पंडित को भी कॉल किया था। ये देखिए सर। राजा और चिक्कू के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, का अंडरग्राउंड हो गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। विद्या की फैमिली के साथ साथ राजा और चिक्कू के गायब होने का चक्कर भी समझना पड़ेगा। और सबसे पहले इस पंडित की खबर लेते हैं। साहब क्या हमारा बेटा मिल गया? अभी नहीं, लेकिन हम ये जानने आए हैं कि आपके बेटे के गायब होने के पीछे मकसद क्या है। विकास चल। क्या बात है साहब, उनको अंदर क्यों भेज दिया साहब? घबराइए नहीं पंडित जी, घबराइए नहीं, दर्शन करने गए हैं। अब आप ये बोलिए कि दक्षिणा क्या ले? हम समझे नहीं साहब। पहले आप ये बताइए कि विद्या ने 17 तारीख को आपको फोन क्यों किया था? हमने तो पहले ही बताया साहब कि पूजा पाठ के लिए आती रहती है। वैसे अपनी किस्मत और ग्रहों को दुरुस्त करवाने के लिए आई थी। उसके ग्रह तो दुरुस्त कर दिए पंडित जी, पर अब आपके बिगड़ने वाला है। सर ये अंदर से 500 और 2000 के इतने सारे नकली नोट मिले हैं। साहब ये तो नजर उतारा के लिए साहब, इसी से तो झाड़ते साहब, इसी से तो झाड़ते। पर अब तेरी झाड़ेंगे आप। ये बता मंदिर के पीछे इतने सारी यूज्ड कंडोम की दुकान क्यों खोल रखी है तूने? वो किसका उतारा है? थाने लेकर चलो इसे, वह इसकी तबीयत से नजर उतारेंगे। रुकिए साहब, सब कुछ सच सच बताते हैं साहब। उस दिन भी वो अपनी नजर उतरवाने के लिए आई थी साहब, और उसका बच्चा यहाँ बाहर हमारे बिट्टू के साथ खेल रहा था साहब। जब जाने लगी तो उसका रिंकू गायब था साहब। कहीं नहीं मिला रिंकू, कहाँ है बोलो ना। हमको क्या पता कहाँ है रिंकू? बिट्टू बिट्टू बिट्टू, रिंकू तुम्हारे साथ खेल रहा था ना, कहाँ है वो? लड्डू खा के बेहोश हो गए? बोल क्या मिलाया था लड्डू में? बोल कहाँ है मेरा बच्चा? कमीने बोल। पगला गई है क्या? हमको क्या पता कहाँ है रिंकू? उसको गलत फहमी हो गई थी साहब, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे बच्चे को गायब कर देंगे। लड्डू में क्या मिलाया था तूने? सच बोल। अंदर से ये मिलाई थी ना तुमने? साहब गलती से हमने उसको वाला लड्डू दे दिए थे। अरे रिंकू गिरे बैठे बेटा, हेलो लड्डू खा।
तो तू अपने भक्तों को लड्डू खिलाता है? अब ये बोल, विद्या को भी तू नहीं मारा है ना? नहीं 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 साहब, हमने ना विद्या को मारा है और ना उसके बेटे को गायब किया। हमको हमारा बेटा ला दीजिए साहब, हम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते साहब। सर, इस पंडित ने किसी बच्चे को छुपा कर रखा होगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। पंडित को अगर अभी थाने लेकर गए तो किडनैपर चौकन्ने हो जाएंगे। हाँ, बचा सकते हैं बच्चे को। एक काम करते हैं, पंडित को यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन नजर रखो इस पर। ओके सर। हाँ प्रताप सर, एक खबर पता चली है। इस रघु को लौंडा डांस और शराब के साथ साथ जुए की भी लत है। टिहरी के पास इनका एक अड्डा है जहां पर अक्सर जुआ चलता है। उठा लो। यस सर। क्या रे, तूने तो कहा था तू जुआ नहीं खेलता है? सब आप तो सट्टे के बारे में बोल रहे थे। एक ही बात है, कहीं तूने ये सट्टा खेलने की वजह से अपने बेटे रिंकू को बेच के अपनी बीवी विद्या का मर्डर तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं साहब, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है साहब, भैया ने सब। अच्छा प्रताप, जब तक ये सच ना उगले ना, रघु की बीवी विद्या का मर्डर हो गया, उसका और पंडित का बेटा गायब। अब ये बोलो, इस सारे कांड में तुम लोगों का क्या हाथ है? साहब, रघु तो हमारे साथ सट्टा खेलता था साहब। हम लोगों को बाद में पता लगा कि विद्या रघु के लिए सट्टा खेलती है। वो जो नंबर लगाती है साहब, उसका नंबर लग जाता था साहब। विद्या के जीतने से राजा और चीकू को बहुत चिढ़ होती थी साहब। राजा, तू, तेरी हिम्मत कैसे हमें ऐसे पकड़ने की? इतना नखरा काहे कर रही है रे? वही तो कर रहे हैं ना जिसके लिए तुमको पैसा चाहिए। इस बार के सट्टे का अपना नंबर हमको दे दे, नहीं तो अपनी औकात पे रहे। अरे तेरा औकात जानते नहीं है का हम तो हाथ क्या सब कुछ लगाएंगे, और अगर किसी को कुछ बोला ना तो तेरा सारा भांडा फोड़ देंगे। रघु की बीवी विद्या का हमेशा सही नंबर लगता था? हाँ साहब। उसे पता कैसे चलता था सही नंबर का? अगर मालूम होता साहब, हम भी कुछ जीत जाते। सर, मैंने विद्या का बैंक अकाउंट चेक किया। शंकर के अलावा विद्या का बड़ा जीजा बिंदु भी विद्या के अकाउंट में समय समय पर काफी पैसे ट्रांसफर कर रहा है। बिंदु भी? हाँ सर। इस बिंदु से साहब, हम मानते हैं कि विद्या के अकाउंट में पैसे हम डाला करते थे, क्योंकि रघु कुछ कमाता धमाता नहीं था। पर विद्या उन पैसों से सट्टा खेलती थी, ये बात आपको मालूम थी? नहीं साहब, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। शंकर भी विद्या के अकाउंट में पैसे डालता है, और रघु को लगता था कि शंकर का और विद्या का अफेयर चल रहा है। क्या आपका भी विद्या के साथ? अरे नहीं साहब, कैसी बातें करते हैं आप साहब? विद्या तो हमारे लिए हमारी छोटी बहन की तरह थी, और हमको पूरा विश्वास है कि विद्या के खून में किसी घर वाले का नहीं बल्कि बाहर वाले का हाथ है। बाहर वाला कौन? वो तो आपको ही पता लगाना होगा साहब। रघु को तो कुछ पड़ी नहीं थी। बेकार में इन बातों को छेड़कर आप हमारे खानदान की इज्जत मत उछालिए साहब। ये तो आगे पता चल ही जाएगा किसको कितनी इज्जत प्यारी है। जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। पंडित प्रमोद के बेटे बिट्टू की मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने के बाद हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये केस विद्या के मर्डर और विद्या के बेटे रिंकू के गायब होने की पहेली बन जाएगा। ये साफ था कि विद्या के फोन से जो पंडित प्रमोद को फौती के लिए कॉल किया गया था, उसमें ये शर्त रखी गई थी कि पंडित को उसका बेटा बिट्टू तभी मिलेगा जब वो विद्या के बेटे रिंकू को लौटाएगा। लेकिन पंडित प्रमोद ने क्या वाकई में रिंकू को अगवा किया था? ये पुख्ता नहीं था। अगर वो कॉल विद्या ने ही करवाया था तो वो आदमी कौन था जिसने वो कॉल किया था? क्या विद्या किसी साजिश का शिकार हुई थी? क्या ये साजिश उसकी दोनों बहनें, दोनों जीजा ने रची थी, या फिर कहानी कुछ और ही थी? रघु और विद्या से झगड़ा करने वाले राजा और चीकू क्यों और किस मकसद से फरार थे? ये कुछ एक ऐसे सवाल थे जिनका हम जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन तब इन सवालों के जवाबों से हम कोसों दूर थे। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर, विद्या और उसकी बहनों से जुड़ी एक बात पता चली है। सर, विद्या के फादर के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी तीनों बेटियों के नाम कर दी थी। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उन्होंने अपनी बेटी विद्या के नाम किया
और बाकी का आधा हिस्सा अपनी दोनों बेटियों सविता और मालती के नाम किया। उसकी दोनों बहनों को इतना कम हिस्सा देने की कोई वजह पता चली? सर वो तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हो सकता है कि इन सब के पीछे दोनों बहनों की जेलसी का कोई एंगल हो। और सर ये भी पता चला है कि विद्या ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी 1 महीने पहले किसी विश्वजीत नाम के आदमी को बेच दी थी। अगर विद्या ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी थी तो इतना सारा पैसा गया कहाँ? सर उसके बैंक स्टेटमेंट में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विद्या की दोनों बहनों ने मिलकर उसका हिस्सा बिकवा दिया हो और फिर सारा का सारा पैसा गायब कर दिया? साहब हमें नहीं मालूम कि विद्या ने अपना हिस्सा बेच दिया। मालूम नहीं है? क्या फिर कुछ छुपा रहे हो? सर लेकिन हम क्यों छिपाएंगे? आप दोनों के पतियों ने बताया कि पैसों से वो विद्या की हेल्प कर रहे थे, लेकिन अपना हिस्सा बेचने के बाद विद्या के पास लाखों रुपया होना चाहिए। कहाँ गया? ये बात तो आप उसके पति से जाके पूछिए ना, क्या पता पैसे के लिए उसने विद्या को मार दिया हो। ये क्या कह रहे साहब? विद्या के पास इतनी जायदाद थी, हमें तो मालूम ही नहीं था। ये नौटंकी, ड्रामा नहीं। चल बोल, क्यों मारा विद्या को? और तेरा और पंडित का बेटा कहाँ है? नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो पैसों के लाले पड़े हुए थे, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था वो विद्या का जीजा शंकर। वो क्या? बोल आगे। वो विद्या के साथ। हम अच्छी तरह जाना था कि तुम इतना पैसा नहीं कमाते हो कि तुम अपना घर चला पाओ। फिकर नॉट, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मदद? अरे तुम परेशान नहीं हो। अब आदमी कोई किसी की मदद करेगा तो बदले में कुछ तो मांगेगा। तुम्हारी मिसेज को कभी कभी हमारे पास भेज दिया करो बस। ए शंकर, ये क्या बकवास कर रहा है बे? बीवी है वो हमारी, ज़बान संभाल के बात कर। अरे क्रोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने पैसा और दारू के बारे में सोच। चलो, कैसा पति है तू? अपनी बीवी का सौदा किया? और क्या करता साहब, हमारे यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए थे, इसीलिए जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी। और जब जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं हुई तो मारते विद्या को? नहीं साहब, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हम क्यों मारेंगे साहब? हमें तो शक है उसकी बहन पर। कहो, तुमको मालूम है तुम्हारी बीवी कहाँ है? हाँ, आपके पति के साथ हुंदुर फॉल गई है पिकनिक के लिए। तुमसे तुम्हारी बीवी संभलती नहीं है, तुम ना उसके दलाल बन गए हो। ये सब आपको किसने बताया? अरे खुद विद्या बोली है कि तुम बोले हो उसे शंकर के साथ सोने के लिए। अरे कैसे आदमी हो? तुम्हारी बीवी सरेआम हमारे घर आकर हमारे पति के साथ सो रही है और तुम्हें कोनो दिक्कत नहीं है? देखिए, हमें कोनो दिक्कत नहीं है, और अगर आपको है ना तो जाके बोल दीजिए। पति भी आपका है और बहन भी आपकी, जो मर्जी है करो। सब माना कि अपनी इज्जत हम खुद बेच खाए, लेकिन हमने विद्या के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। विद्या से दिक्कत थी उसकी बहन मालती को, और सब उसकी जायदाद के बारे में सुनकर तो लग रहा है कि उसकी बड़ी बहन सविता को भी उससे दिक्कत होगी। साहब बस हमारे बेटे रिंकू को ढूंढ दीजिए साहब, बाकी हमें कुछ दीजिए। मेरे साथ होशियारी नहीं। कहाँ है विद्या का बेटा? और पंडित के बेटे को क्यों अगवा किया तूने? विद्या को फंसाने के लिए? साहब हमने किसी को नहीं फंसाया, हम कुछ नहीं जानते साहब। हम उसे काहे मारेंगे? वो तो हमको बहुत पसंद करती थी साहब, लेकिन साहब हमारी बीवी मालती और सविता दीदी बहुत चिढ़ते थे विद्या से। आप उनसे पूछो साहब, हम कसम खाते हैं हम कुछ नहीं किए साहब। तो आप दोनों ये तो बिल्कुल बोलना ही मत कि विद्या का आपके पति शंकर और बिंदु के साथ अफेयर नहीं चल रहा था। नहीं साहब, आप बिंदु जी को इसमें मत घसीटिए। ये सब मालती का पति शंकर करता था। विद्या ने हमारी जिंदगी नरक बना दी थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया उसके साथ, बल्कि हम तो उसे समझाते थे, लेकिन हमेशा हमें उल्टा ही समझती थी। ये क्या कर रही है तू विद्या? अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही है तू? उजाड़ रही हूँ? उजाड़ नहीं रही हूँ दीदी, उसका घर बसा रही हूँ। जो खुशी वो अपने पति को नहीं दे सकती ना, वो खुशी दे रहे हैं हम उसके पति को। अरे कमीनी, तू मेरा पति छीन रही है। छीना नहीं है। ओ, तुम्हें तो रघु पसंद था ना, तो तुम रख लो उसको, चलेगा मुझे। ये तू बहुत गलत कर रही है विद्या, मैं कह रही हूँ तुझे। तू ना गलत कर रही हूँ मैं दीदी। आपको भी रघु में हिस्सा चाहिए क्या? तो ले लो ना, मैंने कब मना किया आपकी? या होश में रख के बात कर तुम। आपकी क्यों सुलग रही है जिया जी? आप भी शंकर जिया जी की तरह हमें लूटना चाहते हैं क्या? तो लूट लीजिए। आप सबने मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उस निकम्मे बेवड़े रघु के साथ हमारी शादी करके। जब तक उसकी असलियत का पता चलता हम पेट से थे। हमने कहा बच्चा गिरा दे, तो आप लोगों ने पैसा देके हमारा मुंह बंद कर दिया। पेट से थी ये, पिटती रही उससे, और आप लोगों ने कुछ नहीं किया।
पिटती रही बस। तो रघु आप दोनों की पसंद था? हाँ साहब, हम मानते हैं कि हम विद्या से थोड़ा चिढ़ते थे क्योंकि पापा ने हमसे ज्यादा उसको हिस्सा दिया था, इसलिए विद्या की शादी हमने रघु से करवाई, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। एक्सक्यूज मी सर। सर, इस पंडित प्रमोद के फोन पर फिर से रैंसम कॉल आया है। कॉल को रिकॉर्ड कर लिया है। देख पंडित, अगर तूने हमको सट्टे का सही नंबर नहीं बताया ना तो समझो तुम्हारा बेटा खत्म। अरे भाई हम सब बता देंगे, हमको हमारा बेटा लौटा दो बस। पहले जिस आदमी ने पंडित को फोन किया था उसने पंडित से डिमांड की थी कि अगर उसे अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे पहले विद्या का बेटा रिंकू लौटाना पड़ेगा। अब ये सट्टे का क्या चक्कर है? एक ही बच्चे के लिए दो दो फिरौती की मांग कैसे की जा सकती है? और सर सवाल ये भी है कि अगर विद्या का मर्डर हो गया तो उसका बेटा कहाँ है अभी? ये तो अब किडनैपर ही बताएगा। या तो ये शायद कोई एक ही आदमी है जो दो दो मांगे कर रहा है, या फिर कोई मौका देखकर ब्लफ खेल रहा है। और सर पंडित ने अपने बेटे के बदले सट्टे के 2 नंबर दिए हैं और किडनैपर उन नंबर्स के बदले पंडित का बेटा लौटाने वाला है। अब अपने बेटे को पाने के लिए ना हमारे अगले आदेश का इंतजार कर। विकास, हम मानते हैं साहब कि हम पंडित के बेटे को उठाना चाहते थे। पंडित के बेटे को क्यों उठाना चाहते थे? साहब, पंडित सट्टे के नंबर जानता है, वो जो नंबर बोलता है वही आता है। कुछ समय से हम लोगों को वो गलत नंबर बता रहा था और सही नंबर उस विद्या को बता रहा था क्योंकि उसके साथ चक्कर चल रहा था साहब। हमने सोचा उसके बेटे को उठा लेते। 17 जुलाई की रात हम मंदिर गए तो देखा बाहर एक बच्चा सो रहा है। हमें लगा कि वही पंडित का लड़का है, इसलिए हमने उसको उठा लिया साहब। बाद में पता चला वो पंडित का लड़का नहीं, विद्या का बेटा है। और फिर बाद में पंडित का बेटा भी उठा लिया और उससे बात ऐसे की जैसे लगे कि ये सब कुछ विद्या ने किया है। पंडित से बोला कि अगर उसे अपना बेटा चाहिए तो विद्या का बेटा रिंकू लौटाना पड़ेगा। हाँ, यही कॉल किया था ना? नहीं साहब, हमने पहले कॉल नहीं किए थे। हमको तो पता भी नहीं था कि पंडित के बेटे को किसी ने उठा लिया। हमने तो इसी बार कॉल किया था साहब। कुटो सालों और तब तक कुटो जब तक ये सच ना उगले। सर वो दोनों यही बोल रहे हैं कि उन्होंने विद्या के बेटे रिंकू को पंडित का बेटा बिट्टू समझ के उठाया था, लेकिन फिरौती की पहली कॉल उन्होंने नहीं की थी। उस पहली कॉल में यही कहा गया था कि अगर पंडित को अपना बेटा वापस चाहिए तो उसे उसके बदले में विद्या का बेटा रिंकू लौटाना होगा। राजा और चीकू अगर सही बोल रहे हैं कि बिट्टू के बदले उन्होंने गलती से रिंकू को उठा लिया था, तो इसका मतलब यह है कि पंडित के बेटे बिट्टू को विद्या ने उठाया होगा और विद्या के बिहार पे किसी आदमी ने पंडित को कॉल किया होगा रैंसम वाला। अब सवाल यह है कि वो आदमी कौन होगा और विद्या को किसने मारा होगा? सर ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हो सकता है कि पंडित ने पता लगा लिया हो और उसी ने विद्या को मारा हो। कुछ नहीं किया बाप रे बाप, कुछ नहीं किया। अरे पंडित जी घबराइए नहीं, आपने इतना महान कार्य किया है, आपको फल देना तो बनता है ना। हा? लाओ भाई पंडित जी का फल लाओ। अरे बाप रे बाप, तो मरता है बाप। ये सट्टे के नंबर का क्या चक्कर है? अरे साहब वो भी हमारा पागल था साहब। अरे बाप रे, हमारी सेटिंग थी साहब, सट्टे खेलने वाले थे साहब। हम सबको सट्टे का नंबर बताते थे और सबसे खूब पैसा वसूलते थे सर। और सर सब हमको चमत्कार ही समझते थे सर।
और यही चमत्कार दिखाकर तो विद्या के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। नहीं साहब, रघु खुद भेजता था उसको हमारे पास साहब। इसके लिए हम विद्या को सही नंबर बता देते थे, लेकिन हम उसको मारे नहीं साहब, हम उसको मारे नहीं। हमको तो पहले से रघु पे शक था साहब, लेकिन हम डर के हमारे कुछ नहीं बोले साहब। हमारा बेटा क्या ये भी वही चाहता होगा साहब। अब मानते हैं कि विद्या को पंडित के पास हम खुद भेजते थे, लेकिन हमारे मरे हुए बेटे की कसम साहब, बिट्टू के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। जरूर राजा और चिकू कोई बड़ा कांड किया साहब। विद्या का पति रघु हर लिहाज से गलत था, लेकिन जितना वो गलत था उतनी ही गलत उसकी दोनों बहनें, दोनों जीजा और वो पंडित प्रमोद भी था। ये सब विद्या के शोषण के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन विद्या का मर्डर किसने और किस मकसद से किया होगा, ये पहली ज्यों की त्यों बनी हुई थी। और तब तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए थे कि विद्या के फोन से प्रमोद को कॉल करके किस आदमी ने रिंकू के बदले बिट्टू को लौटाने की शर्त रखी थी। राजा और चीकू ने कबूल किया कि विद्या के बेटे रिंकू की हत्या उनकी नाकाम साजिश का अंजाम थी, लेकिन पंडित प्रमोद का बेटा कहां गायब था, इसका हमें कोई सिरा नहीं मिल रहा था। हमें लग रहा था कि इस सिरे की खोज ही हमें विद्या के कातिल तक पहुंचा सकती थी। सर, पंडित और रघु का पूरा पर्दाफाश हो गया, उनके सारे गलत काम भी सामने आ गए, लेकिन इन सब में उनका कोई हाथ है ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। तो फिर विद्या का मर्डर किसने किया होगा और बिट्टू के गायब होने के पीछे क्या राज हो सकता है? आई एम श्योर विद्या का मर्डर और पंडित के बेटे के गायब होने का राज एक ही जगह मिलेगा। पंडित के बेटे के ट्रेसेस जिस गांव में हमें मिले, वहां से एक रास्ता जाता है रामगढ़ की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है रांची की तरफ। और ये रांची शहर की तरफ जो रास्ता जाता है, ये शहर से पहले ही नामकुम की तरफ डिवाइड हो जाता है। अब किडनैपर्स ने 3-3 कांड किए हैं, तो वो रांची शहर की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है पुलिस एक्टिव हो गई होगी। वो नामकुम की तरफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये नामकुम के ही है। अब ये अकेला रास्ता बचता है रामगढ़ की तरफ जाने वाला। ये रास्ता आगे जाकर जहां जहां भी जाता है, वहां वहां हर जगह पंडित के बेटे के फोटो सर्कुलेट करो, अपने खबरों को एक्टिव करो। हमें हर हाल में पंडित के बेटे का पता लगाना है। एक बार पंडित के बेटे का पता लग गया तो ये राज भी खुल जाएगा कि विद्या का मर्डर किसने किया था। ओके सर। भैया 10 रुपए के 2 जगह फरसान देना। जी। पक्का है ना, बच्चा उसका नहीं हो सकता? अरे साहब, इन गलियों में हम इतना घुस चुके हैं कि बता देते हैं कि कौन नाली का बदबू है और कौन परफ्यूम का खुशबू। ठीक है, तो उन पर नजर रख, हम लोग पहुंच रहे हैं। एक आदमी पीछे पड़ गया था, साला पता नहीं पुलिस का आदमी लग रहा था। का बकवास पे ले जा रहा है? और सर तू यहाँ क्या? बोलो, सच बोलो। सब बता दो सब। तुम दोनों की उम्र का लिहाज कर रहा हूं। बेहतर है तुम दोनों के लिए कि शुरू से बताना शुरू कर दूं, एकदम शुरू से। अच्छा भला परिवार था हमारा, फिर वो विद्या मौसी आई, पूरे परिवार को उलट पुलट कर दिया। मम्मा, मैं आ गई। राशि बेटा, अंदर मत जा, तू यहीं बैठ। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा को काबू में करके भूख मिटी नहीं ना उनकी,
इसलिए उन्होंने हमारे पैसों पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। मम्मा मुझे ट्रिप के लिए 2500 रुपए दो ना, आपको मैंने बताया था ना बहुत। मम्मा मम्मा आप रो क्यों रहे हो? मेरे पास अभी बस इतनी ही है, बाकी के सारे पैसे तेरे पापा ने उसको। आपने उसे टाइम दिया, माँ का बेड दिया, तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आप उसके चक्कर में मेरी लाइफ डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मेरी हक की चीजें आप उसे क्यों दे रहे हो पापा? उस दिन हमने तय कर दिया कि हम विद्या मौसी को छोड़ेंगे नहीं। और हमें पता चला कि विद्या मौसी का बेटा रिंकू गायब है। बस हमें अपना मौका मिल गया। उनको लगता था कि पंडित ने रिंकू को किडनैप किया है। हमने उनसे कहा कि हम पंडित के बेटे को किडनैप करते हैं और बदले में रिंकू को वापस मांग लेंगे। शुरू में तो वो मना कर रही थी, लेकिन फिर वो मान गई। उसके बाद निक्कू ने पंडित को कॉल किया। पंडित अपने बेटे बिट्टू की सलामती चाहता है तो विद्या के बेटे रिंकू को लौटा दे। सोच ले, दोबारा कॉल करेंगे। लेकिन हमें तो बस मौका चाहिए था। फिर हमने बिट्टू को 1.5 लाख में बेच दिया। और हमने जो भी किया वो राशि के कहने पे किया। हम नहीं चाहते थे कि विद्या मौसी इसके पापा की तरह हमारे पापा की लाइफ में भी आ जाए। अरे मैं तुझे बेवकूफ बना रही थी, तुझे पापा के नाम से डरा के। अब क्या है ना, ये सब अकेले तो होता नहीं मुझसे। मुझे तो बस एक चूजा चाहिए था। तुमने अपनी जिंदगी खराब करने वाले से बदला लेने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम अपने बच्चों को हमेशा सही शिक्षा देने की ही सोचते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं बाहर का खराब माहौल हमारे बच्चों को बिगाड़ ना दे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी खुद की बुरी आदतें भी हमारे बच्चों पर गलत असर छोड़ सकती हैं। लेकिन विद्या और रिंकू के साथ जो हुआ उसके लिए हमेशा रघु जिम्मेदार रहेगा। सवाल यह भी उठेगा कि दूसरों की ज्यादतियां स्वीकार करने के बजाय बेहतर यह होता कि वो अपनी गरिमा को बचाने की कोशिश करती, हमारे पास आती, हमसे न्याय की मांग करती। उसकी सबसे बड़ी भूल यह भी थी कि रिंकू के लापता होने के बाद वो हमारे पास नहीं आई और राशि और निक्कू की बातों में आकर उसने पंडित प्रमोद को सबक सिखाने की योजना बनाई। और जब जब सबक लेने के बजाय दूसरों को सबक देने की मंशा मन में उठती है, तब तब अगला कदम अपराध की तरफ जाता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। आंटी, सबसे बड़े वाली पुलिस अंकल कहाँ है? अंदर है बेटा, लेकिन क्या हुआ मुझे बताओ। नहीं, मुझे उनसे ही बात करनी, वो अंदर ही है ना? मुझे बताओ बेटा, मैं हेल्प करूंगी। नहीं। अरे रुको। सर बस बस, ऐसा कितनी चटनी लगाएंगे, तीखा हो जाएगा। आप तो मिर्ची भी खाते हो साथ में। अरे तीखे में ही तो मजा है ना मोरे। लो लो लो, तुम भी मिर्ची खाओ, लो लो। माला माफ करा, मैं इसमें खुश हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? वेट 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 वेट। आप सबसे बड़े वाले पुलिस अंकल हो ना? हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या बात हुई? अंकल, आप प्लीज काजल दीदी को निकाल लो, वो अंदर ही है। प्लीज अंकल, आप चलो ना। एक मिनट, तुम अकेली पुलिस स्टेशन आई हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं मम्मी को बताया था, लेकिन मम्मी को लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मैं उनको बिना बताए आई हूँ। अंकल, आप प्लीज चलो ना वहाँ पे। नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ रहती हो तुम? मेरा नाम रियादेश पांडे है और मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। ये जल विहार में? हाँ। ओके, बैठो 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 बैठो। हाँ तो रिया, पानी पियोगी? नहीं। ओके, अब ये बताओ, ये काजल दीदी ये बहन है तुम्हारी? नहीं, बहन नहीं है, हमारी फ्रेंड है और वो मुझसे ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। अंकल, आप प्लीज उनको निकाल लो ना। अरे लेकिन किससे छुड़ा है? वो अपने ही फ्लैट में है ना? नहीं, वो उनका फ्लैट नहीं है, वो चंपक अंकल का फ्लैट है, वही उनको लेकर रहते हैं यहाँ पे। अंकल, मुझे पता है वो अंदर है। अंकल, आप प्लीज उनको निकाल लो ना वहाँ से। अंकल, एक मिनट, तुम्हारी ये काजल दीदी इस चंपक अंकल के साथ रहती है? नहीं अंकल, काजल दीदी अकेले ही रहती है।
चंपक अंकल कहीं और रहते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर से लॉक लगा दिया है। ये बात मैंने आई को बताई तो वो कह रही मेरी साली आए तो। वॉचमैन अंकल तो अपनी चेयर से ही नहीं उठते। अंकल प्लीज आप उनको बाहर निकालो ना अंकल प्लीज। ओके 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 साउंड, इसके साथ जाओ। अंकल प्लीज आप चलिए ना प्लीज अंकल। अरे बेटा ये पुलिस आंटी है ना, हाँ ये तुम्हारे साथ जाएंगी और अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई तो हमको फोन कर देगी, फिर हम आएंगे। ओके प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ। बेटा यहाँ तो ताला लगा है, कोई नहीं है अंदर। आंटी है अंदर, काजल दीदी है। आप लॉक तो खोलिए, मुझे पता है वो अंदर ही होंगी। बेटा हम ऐसे किसी के घर का ताला नहीं खोल सकते। आप मेरी बात सुनिए ना, लेकिन वो सच्ची में अंदर है, मुझे पता है। एक्सक्यूज मी। जी आप इन्हें जानती हैं? जी हाँ, ये चंपक जी का घर है। इनका कोई नंबर वगैरह है आपके पास? जी हाँ, उनका नंबर है मेरे पास। हेलो सर, बच्ची सही बोल रही है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मम्मी इतनी कंडीशन में कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं बेटा। प्लीज बच्ची को बाहर ले जाइए और आप लोग चलिए बाहर, चलिए आप लोग बाहर जाइए प्लीज। मोरे पूरा घर ठीक से चेक कर लो। सर करे कोई चोट के निशान है? नो सर, सही है। कपड़ों की हालत और ये सीमेंट स्टेन्स देखकर लगता है कि इसके साथ रेप हुआ है। सर जब हम आए तो घर लॉक था, तो मे बी जो ओनर है घर का उसी ने रेप और मर्डर किया होगा। सर अंदर एक लड़की का आधार कार्ड मिला, इसी का नाम काजल, बाप का नाम बिरजू यादव। इस पर एड्रेस होगा, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, उन्हें पुलिस स्टेशन बुला। और इस फ्लैट का ओनर चंपक, क्या चंपक अग्रवाल, उसको भी पुलिस स्टेशन बुला। सर ये बाकी के कैमरेस क्यों नहीं चल रहे हैं? सर सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम चल रहा है इसीलिए। ठीक है, 27 तारीख का फुटेज दिखाइए। जी सर। सर सोसाइटी में पहले से सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 27 तारीख को मेंटेनेंस के चलते दिन में 2:30 से 5:30 के बीच लाइट नहीं रहेगी, लेकिन सर काम जल्दी पूरा हो गया तो लाइट 3:30 बजे आ गई। नहीं, इसका मतलब 27 तारीख का 2:30 से 3:30, इसे 1 घंटे का फुटेज ही हमारे पास नहीं है। नहीं सर। हाँ ठीक है मोरे, बाकी का फुटेज जल्दी से जल्दी कलेक्ट करो। रिया तुम ठीक हो? क्या हम बात कर सकते हैं? जी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी काजल दीदी को तुम कब से जानती हो? 6 महीने पहले, जब वो हमारी बिल्डिंग में नहीं आई थी। काजल उतरो, काजल चलो। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी आई उन्हें छोड़कर चली गई थी। हम बोल रहे हैं थोड़ा सब्र करो, सब ठीक कर देंगे। अरे तुम्हारा बाप कौन सा बहुत बड़ा धंधा फेंक रहा जो हमें बातें सुना रही हो? हमारे बाप पे जाने की औकात नहीं है तुम्हारी। 2 कौड़ी के आदमी हो तुम। चिटकुट पत्नी करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम है क्या? हमें नहीं रहना है, हम जा रहे हैं। हमें छोड़ के मत जाओ, हम नहीं रह पाएंगे, हमें साथ में नहीं रह पाएंगे। हम आएंगे तुमको लेने, पर अभी नहीं लेके जाएंगे। नहीं रह पाएंगे। काहे नहीं लेके जा सकती? ये तुम्हारी और तुम्हारे पहले पति की औलाद है, तो संभालो इसे। हाँ तो इसको हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बस कुछ दिन की बात है, फिर आके लेके जाएंगे हम। तब तक ध्यान रखो इसका। काजल दीदी आते जाते
मुझे मिलती थी। पहले तो वो उससे मुझे स्माइली देती थी। दीदी, आप मेरे साथ खेलोगे? अभी मुझे कुछ काम है, तुम खेलो, बाद में खेलूंगी। हाँ ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। तुम मुझे पकड़, ठीक है ना? हाँ। चल चल चल। काजल, काजल, काजल ने तुम्हें बाद में बताया कि वो क्यों भाग गई थी? हाँ, क्योंकि वो अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो अपनी मम्मी से मिलने गई थी। फिर काजल दीदी कभी भी अपने घर नहीं गई, उनका फ्लैट से निकलना भी बंद हो गया। तुम क्या है? वो अंकल, मुझे काजल दीदी को अपनी नई डॉल दिखानी थी। काजल दीदी नहीं है, वो अपने घर चली गई, अब कभी नहीं आएगी। मुझे पता था अंकल, वो अंदर ही थी। मैंने उनसे बहुत बार बात करने की कोशिश की, मगर डोर लॉक था, मगर अंदर से आवाज आ रही थी। इसने ये सब मुझे बताया, पर मुझे लगा झूठ बोल रही है। बच्ची है, मिस कर रही होगी, इसलिए कहानियां बना रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं सच बोल रही थी। अंकल, अगले दिन मैंने उनकी विंडो पे देखा कि काजल दीदी की कुर्ती लटक रही थी, जो पहले नहीं थी। ये बात मैंने मम्मी और वॉचमैन अंकल को बताया। जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपके पास आई। तुमने बिल्कुल सही किया। देखो बेटा, मैं तुम्हारी काजल दीदी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन जिसने भी उसके साथ ये किया है उसे सजा जरूर दिलवा सकता हूँ। अरे नहीं सर, मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज। वो सब हम थाने में बैठ के बात करेंगे। सर मेरी बात मानिए सर, मैंने यकीन किए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज मेरा। आपने कुछ नहीं किया? नहीं सर। फिर फोन बंद क्यों था आपका? सर वो मैं पनवेल गया था, तो मैं चार्जर घर पे भूल गया था, तो फोन की बैटरी डाउन हो गई थी सर। सर सच्ची सर मेरी बात, आप चुप रहिए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, बाकी बात मानिए सर। अरे सर 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 क्या काजल का मर्डर हो गया? किसने मारा उसे और क्यों? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। वैसे जलविहार वाले फ्लैट की चाबी सिर्फ आपके पास थी। सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं उसे क्यों मारूंगा? वाह बिरजू, बिना पैसे दिए ही जा रहा है। चप्पल सेठ आप? अरे काहे का सेठ? जिसके तेरे जैसे कर्जदार हो उसे कंगाल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देख, पहले मेरे 8 लाख रुपया वापस कर, फिर यहां से हिलने की सोचना, क्योंकि बिना पैसे मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। सेठ जी हम तो बस नई जगह नया काम ढूंढ रहे हैं सेठ जी, ताकि 2 पैसे कमा के आपकी उधारी चुका सके। सेठ जी थोड़ी मोहलत है ना। मोहलत? अरे बहुत दे दी मोहलत और बहुत कर लिया विश्वास। देख, अब या तो तू मेरे पैसे वापस दे दे या कोई गारंटी। तो पहले से ही सब कुछ गिरवी रख चुके हैं सेठ जी, हमारे पास कुछ नहीं है सेठ जी। वो तू देख ले, पर आज मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। सेठ जी और तो कुछ है नहीं मेरे पास सेठ जी। सेठ जी आप इसे गिरवी रख लीजिए सेठ जी, आपकी गारंटी हो जाएगी और हम कहीं भागेंगे भी नहीं सेठ जी। सर काजल को रखना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं उस बिरजू को पूरे यूपी बिहार में कहां ढूंढता फिरता। तो काजल पर जबरदस्ती करना, उसका रेप करना, यह भी आपकी मजबूरी थी? क्या सर, रेप? जबरदस्ती? नहीं सर, रेप तो क्या, मैंने उसके साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। करड़े सर, इनका सीमेंट सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दो और काजल के कपड़ों पर जो सीमेंट मिला उसे मैच करके देखो और इनसे उस बिरजू का मोबाइल नंबर ले लो। ओके सर, चलिए।
सर एक बात समझ में नहीं है, जिस तरह इस चंपक ने काजल को भागने से पहले रखा था, वो आराम से सोसाइटी में नीचे जा सकती थी। इनफैक्ट रिया के साथ खेलती भी थी। मतलब चंपक ने उसे पूरी तरह बंधक बना के नहीं रखा था। ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। वो वहां पर मजबूरी के मारे रह रही थी या डर के मारे? हाँ करडे बोला। बिरजू घर में नहीं है और उसके घर को ताला लगा हुआ है। एक काम करो, तुम और तुम्हारे साथ एक और कांस्टेबल वहां पर तैनात रहो सिविल में, और जैसे ही वो आए उसको उठा लो। सर। अरे इस बिरजू की मोबाइल लोकेशन निकालो और लोकेट करो कि आखिर वो है कहां पर। लोग बड़े अजीब हो गए हैं मोरे। ये रिया जैसी छोटी बच्ची काजल को ढूंढते ढूंढते यहां तक आ जाती है, अभी भी उसे न्याय दिलवाना चाहती है, और बड़ों को कुछ पड़ी ही नहीं। काश ये बड़े इन बच्चों से कुछ सीख पाते। सर, काजल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत का समय दोपहर को 2:30 से 3 के बीच। मौत गला दबाने की वजह से हुई है और मौत से ठीक पहले उस पर रेप किया गया है। वो तो उसके कपड़ों की हालत से क्लियर था सर। एक और बात है मोरे, जब काजल की मौत हुई तब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। छह महीने तक तूने उस लड़की को कैद करके रखा, उस पर रेप किया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसे मार दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। वो भाग गई थी सर, मैं तो उसे लेने भी नहीं गया। उसका बाप खुद उसे मेरे पास छोड़ के गया था। माफ कर दीजिए सेठ जी, बच्ची है सेठ जी, भला बुरा का कोई समझ नहीं है इसे, लेकिन एक बात हम इसके खोपड़े में अच्छी तरह घुसा दी है कि जब तक हम इसे लेने ना आए ना, ये हिलेगी नहीं यहां से सेठ जी। और सेठ जी आपकी तसल्ली के लिए बोल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसे रस्सियों से बांध के रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। सर काजल के कपड़ों पर मिले सीमेंट स्टेन्स इसके सीमेंट से मैच नहीं करते। देखा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। अब तो आपको प्रूफ भी मिल गया है सर। सर प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। जाओ। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? कैसे बिठा के रख सकते हैं मोरे? इसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। कोर्ट में छूट जाएगा। ना वो उस घर में रहता था, ना उसका सीमेंट मैच हो रहा है। अब बस एक तरीका है, काजल के पेट में जो 2 महीने का बच्चा पल रहा था, अगर उससे इसका डीएनए मैच होता है तभी हम इस पे हाथ डाल सकते हैं। सर उसका डीएनए रिपोर्ट भी जल्दी आ जाए, लेकिन अगर काजल के कपड़ों पे मिला सीमेंट इसका नहीं है तो फिर वो किसका हो सकता है? इस सवाल का जवाब अब एक ही आदमी दे सकता है, बिरजू। जो आदमी पैसे के लिए अपनी बच्ची को गिरवी रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ बिरजू का, पता चला? सर अब तक वो घर नहीं लौटा। करडे उसके घर पे नजर रखे हुए हैं। भागने की इतनी भी क्या जल्दी है? पहले बड़े साहब को तो मिल। साहब मैंने क्या किया? चल सौतेला बाप होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया तो। साहब हम सौतेले सही, मगर सगे से भी ज्यादा प्यार किए हैं उसको। उसकी माँ के जाने के बाद भी हम ही देखभाल किए थे साहब उसकी। हाँ हम जानते हैं कैसे देखभाल किया तुमने। चल ये बता, 27 तारीख को दिन में कहां था तू? साहब हमेशा की तरह काम की खोज में इधर उधर भटक रहे थे साहब। तो तेरे को जब काम नहीं मिलता तो तू चोरों की तरह अपने ही घर में घुस के आते, या आज कुछ स्पेशल था तेरा? हाँ बैंक वालों का और चंपक सेठ का कर्जा सर पे चढ़ गया था साहब। बैंक वालों ने तो 1-2 बार हमको पिटवाया भी साहब। हमारी फिराक में रहते हैं, इसलिए हमको अपने घर में चोरों की तरह जाना पड़ता है साहब। और उधर ये बीवी, ए सोना, किधर है वो? अरे काहे की बीवी साहब, वो तो हमें 6 महीने पहले ही छोड़ के चली गई। कहने को हमारी है, रहती किसी और के साथ है साहब। किसके साथ? वो पता नहीं। क्यों? उसके चले जाने के बाद दोबारा उससे मिला नहीं कभी? एक बार घर पे आई थी साहब, मिलने नहीं,
झगड़ा करना है। अरे 10 बार बोल चुके हैं, हमें नहीं पता काजल कहाँ पर है। देखो, हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता दो कि काजल कहाँ है। पहली बार पूछा या आखिरी बार? हमने कहा हमें नहीं पता काजल कहाँ है। हम बोले थे कि बता दो, पर तुम नहीं बताए। अब बताओ। क्या बे, कहाँ है हमारी बिटिया? चंपक सेठ के पास। तो जब तक हम उधारी का पैसा ना चुका दें उसका, चंपक सेठ ने उसे गिरवी रखा अपने पास। क्या साले, हाँ? तुमने हमारी बिटिया को का सामान समझ रखा है, तो ये छोड़ के गई तो तुमने गिरवी रख दिया। बता दे रहे हैं हम दोनों को, अगर हमारी बिटिया को कुछ हुआ ना तो दोनों को चीर के रख देंगे हम। मदन के डर से हम अपने ही घर में छुप के रह रहे हैं साहब, और वो चंपक सेठ साहब बिना पैसे दिए वो काजल को नहीं छोड़ेगा साहब। हमारे लिए तो इधर कुआं उधर खाई है साहब, क्या करें हम? अब अगर तूने उसके पैसे दे भी दिए तो भी काजल तेरे पास वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो मर चुकी है। चंपक अग्रवाल के फ्लैट में किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। बड़ा ही अजीब केस था, जहां रिश्ते रिश्तों को बेच रहे थे, उन्हें धोखा दे रहे थे। हमने बिरजू का सीमेंट सैंपल काजल के कपड़ों पर मिले सीमेंट से मैच करके देखा, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। अगर ये दोनों बेगुनाह थे तो फिर वो कौन आदमी था जिसने काजल पर रेप किया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसका मर्डर किया? जो भी हुआ था वो उसी टॉप फ्लोर के फ्लैट में हुआ था जहां पर काजल कैद थी, और जिस फ्लैट में सिर्फ चंपक अग्रवाल की फैमिली ही आ जा सकती थी। इसीलिए हमने 27 अप्रैल का बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और हमारे हाथ एक नई लीड लगी। अरे ये तो आकाश है। एक मिनट पॉज करो। सर, ये चंपक जी का पोता है, कभी कभी यहाँ आता है। हो सकता है इसी ने रेप किया हो। एक काम करो, आगे का फुटेज दिखाओ, देखते ये बाहर कब निकला या फिर ये अग्रवाल फैमिली का कोई और मेंबर आया है या नहीं। दिखाओ जरा। बस सर, इतना ही है। सर, अगर वो आकाश है तो वो दिन में 2:30 बजे आया है, और शायद इसी 1 घंटे के बीच वो वापस चला गया, क्योंकि उसके फैमिली का और कोई दूसरा मेंबर आता जाता दिखाई नहीं दिया। ओके मोरे, इस अग्रवाल फैमिली के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। किसी अंदर के बंदे को काम पर लगा दो, कोई मेड सर्वेंट या कोई और। अब ये चंपक सेठ का फैमिली के बारे में क्या बोलने का मैडम? वो फैमिली में सब जेंटलमैन लोग रहते। जेंटलमैन मतलब? इनकी फैमिली में ना 4 मर्द रहते। एक वो चंपक सेठ, उनका छोटा बेटा प्रवीण, उनका बड़ा बेटा नितिन और नितिन का बेटा आकाश। वो 4 लोग मेरे को घूरने का तो छोड़ो, लेकिन ऐसा आंख उठा के भी नहीं देखते। मैं 3 साल से उनके घर में काम करती है। एक दिन तो ना मैं मैडम एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, तभी इधर का सब लोग मेरे को देख के क्या बोला मालूम? बोला, सुनीता तू तो मार ही डालेगी सबको। मैडम, लेकिन ये घर का लोग कोई भी मेरे को पलट के भी नहीं देखा। एक दिन ना मैडम मैं ऐसा फ्रॉक जैसा ड्रेस पहनी थी, तब मैं सोची थी कोई नहीं तो यह आकाश तो मेरे को जरूर देखेगा। उसका तो अभी उम्र है ना, ये उम्र में तो सब चलता है, लेकिन वो भी नहीं देखा। वो तो दिन भर ना वो उसके आइटम है ना पूजा, उसके साथ में फोन में लगा रहते, बात करते। दोनों का लफड़े की वजह से ना घर में एक दिन बहुत बड़ा राड़ा हो गया। मतलब इस आकाश को छोड़ के घर में सब ठीक ठाक, सीधे एकदम। अभी संत आदमी बोले तो नितिन भाऊ, वही घर का सब काम काज देखता है, और ये प्रवीण भाऊ वो तो दारू पी के आता है रोज। ये बताइए चंपक अग्रवाल कैसा आदमी है? अभी चंपक सेठ क्या खराब होएगा मैडम, अभी उसका उम्र बच्चा है क्या? और ये नीतू मैडम है ना, ये सबको ऐसा सीधा करके रखी। हाँ, नीतू कौन है? नीतू बोले तो प्रवीण भाऊ की बाइको। चंपक सेठ और नितिन भाऊ की बाइको तो बहुत पहले गुजर गई मैडम, और ये नीतू मैडम है ना, वो ही सबको संभालती है। अब एक नीतू मैडम अकेले औरत है घर में, और उसका भी प्रवीण भाऊ से बहुत राड़ा चलता है। ये लेडीज परफ्यूम की स्मेल तुम्हारी शर्ट से क्या कर रही है? अरे ये तुम्हारा है। मेरा है? मेरा तो नहीं है, मैं इस शेड का परफ्यूम नहीं लगाती हूँ। तो और किसका होगा? मतलब अब तुम घर से बाहर जाके मुंह मारना शुरू कर दिया है ना? यही सब रह गया था। इस तरह से बात मुझसे किया मत करो तुम। बहुत मूर्ख समझ के रखा है मुझे। वो प्रवीण भाऊ को क्या, चंपक सेठ को भी किसी लड़की के लिए बहुत सुनाई थी एक बार। अच्छा, इस घर में कोई लड़की भी रहती है? इस घर में नहीं मैडम, वो मालाड वाले घर में है ना, उधर रहती है। ये चंपक सेठ है ना, एक जवान छोकरी को मालाड वाले घर में रखा है। वो लड़की को लेके ना एक दिन बहुत राड़ा हो गया था घर में। तुमने जल विहार वाले घर की चाबियां किसी को दी थी? हाँ, प्रवीण लेके गए थे 2-3 बार चाबी तो।
क्यों? तुम वहां क्या करने गए थे? बाबा वो मैं सोसाइटी की मेंटेनेंस का बिल भरने गया था और एक दो बार वो सोसाइटी की मीटिंग थी तो उसलिए गया था, लेकिन मैं फ्लैट पे नहीं गया था, नीचे से वापस आ गया था। तो चाबी क्यों लेके गया था? अरे बाबा वो इसलिए तुमको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, फ्लैट पे कोई काम आ जाए तो चाबी तो होनी चाहिए ना अपने पास। पापा अब आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? और ऐसा भी क्या हो गया, घर ही तो है हमारा। और वैसे तो आकाश भी लेके गया था एक बार चाबी। आकाश, आकाश बाहर आओ। आकाश, एक मिनट कॉल कर वापस। जी दादाजी, तू अपने पुराने फ्लैट पे गया था? फ्लैट पर? हाँ वो मैं गया था, ऐसे ही उस घर की याद आ रही थी तो सोचा एक बार होकर आ जाऊं। अच्छा, बड़ी याद आ रही थी तुझे? ये बता काजल के साथ क्या किया? काजल? कौन काजल? अच्छा वो मेड काजल। दादाजी मैं उसके साथ क्या करूंगा, वो वही घर पे थी, मैं तो बस घर देखा और वापस आ गया। मतलब सुनीता के मुताबिक आकाश जल विहार गया था लेकिन उसने काजल के साथ कुछ किया नहीं। यस सर। सर सुनीता से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं आकाश से मिलने चंपक अग्रवाल के घर भी गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। सर नितिन ने बोला कि वो कहीं घूमने गया है, कहाँ गया है, कब आएगा, किसके साथ गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। अच्छा सर उसके कोई दोस्त का नंबर भी नहीं है। मतलब दोस्तों के नंबर नहीं है और आकाश फोन उठा नहीं रहा। जी हमें जैसे दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। एनीवे गुड जॉब सावंत। ओके सर। ओके मोरे एक काम करो, इस आकाश अग्रवाल के नाम का लुकआउट नोटिस निकालो और जब तक वो ना मिले उसकी वो गर्लफ्रेंड पूजा, उससे पूछताछ कर दे। लेकिन सबसे पहले हमें चलकर रिया से बात करनी होगी। आओ। रिया ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। अंकल मुझे चॉकलेट नहीं खानी। काजल दीदी को किसने मारा? आपको उनके बारे में पता चला? उसी के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मोरे ये देखो, तुम इसे जानती हो? हाँ ये आकाश भी है, चंपक अंकल की ग्रैंड से। अंकल ये भैया बहुत बुरे हैं, कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बुरा है? क्यों बुरा है, क्या किया इसने? एक दिन जब मैं काजल दीदी के साथ खेलने के लिए उनके फ्लैट में गई थी तो मैंने देखा। छोड़ो तुझे, क्यों छोड़ो तुझे? मैं तुझे एक बार समझाया था ना। जो मैंने कहा उसे याद रख। चलो। अच्छा आप एक बात बताइए मोरे, ये आकाश के पिता नितिन या फिर इनके भाई प्रवीण, इन दोनों को आपने बाद में कभी आपकी सोसाइटी में देखा है? जी प्रवीण भाऊ को मैंने सोसाइटी मीटिंग में एक दो बार देखा है। तो नितिन भाऊ को जब से इन लोग शिफ्ट हुए ना 2 साल हो गए, तब से यहाँ नहीं देखा। नितिन भाऊ बहुत अच्छे इंसान है और उनका बेटा वो तो एकदम आवारा बन गया है। और ये प्रवीण भाऊ वो तो नितिन भाऊ से एकदम उल्टे, दारू पीना, तमाशा करना, वॉचमैन के साथ मारामारी करना, ये उसका रोज का काम है। इसीलिए सोसाइटी में उसकी कंप्लेंट हो गई थी। उसी के बाद चंपक भाऊ ने यहाँ से शिफ्ट कर लिया। ठीक है हम चलते हैं। रिया और ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। अंकल आप काजल दीदी को जिसने मारा है अपने पकड़ तो लोगे ना? बहुत जल्दी पकड़े। हाँ? क्या सावंत मैडम आपको कुछ सुनाई दिया? नो सर। मोरे तुमने सुना कुछ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा अपना। हाँ चलो बताओ। सर मेरे और आकाश के रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं था, वो बस सेक्सुअल था। देखो पूजा, कुछ भी बोलने से पहले जरा सोचना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला तो सावंत मैडम तुम्हें इतना मारेंगी कि बाद में तुम कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहोगे। जो भी बोलना सच बोलना, ओके? हाँ चलो बोलो, क्या हुआ फ्लैट में? सर उस दिन मैं और आकाश बेडरूम में थे।
है तुझे? एक लड़की होके दूसरी लड़की के साथ ऐसा करते हुए? तेरी माँ को बताऊं तेरी हरकत के बारे में? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी आई को कुछ मत बोलना। आकाश कहाँ है? सर मुझे नहीं पता आकाश कहाँ है, वो तो मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहा है। जल्दी जल्दी आओ, इधर खुदाई का काम करो, थोड़ा पानी का टाकी बनाने का है। आओ, इतना चौका ना करो। हाँ संभालो, संभाल के जरा। अरे ये क्या है? हटो पीछे हटो। जैन सर, बॉडी की एग्जामिनेशन हो चुकी है। औरत की उम्र लगभग 40 साल की होगी और उसके पेट में एक नहीं बल्कि कई बार चाकू से वार किया गया है। सर बॉडी की हालत देखकर यही लग रहा है कि इसकी मौत कम से कम 2 से 3 दिन पहले हुई होगी। सावंत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कर दे, बगल जरा आसपास का सापड़ता का आई कार्ड, मोबाइल। तो सर मोरे, इन लोगों से जरा ठीक से पूछताछ करो। सर ये तो काजल की माँ सोना है। क्या? हाँ सर, इसका मैंने फोटो बिजली के घर पे देखा था। सोना का मर्डर हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था और शॉक के साथ साथ ये मर्डर हमारे लिए एक डाउट भी लेकर आया था कि क्या इन दोनों माँ बेटी के मर्डर्स का आपस में कोई कनेक्शन था, और अगर था तो क्या था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक चंपक अग्रवाल के फ्लैट के दरवाजे पर रिया, काजल, चंपक और आकाश के अलावा 3 और लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। इसका मतलब वहां पर कोई और भी आया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें से एक नया सच सामने आया जो चंपक के बेटे प्रवीण से जुड़ा हुआ था। सर ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे क्योंकि तूने ये कहा था कि तू जल विहार वाले फ्लैट पर कभी गया ही नहीं। जी। लेकिन काजल के मर्डर से 1 हफ्ते पहले यानी 20 तारीख को ये तुम ही हो ना? हाँ? वो सर मैं फ्लैट पे ये देखने गया था कि दरवाजा ठीक से लॉक है कि नहीं लॉक है। दरवाजा? जी। मोरे। सर मैं ठीक तो कह रहा हूँ सर। अरे मोरे, मैंने तुमको रिटेल का भाव पूछा, तुम तो होलसेल में शुरू हो गए। हाँ प्रवीण बोलो, मार खाओगे, मिर्ची खाओगे या सच बोलोगे? सर वो 4 महीने पहले मैं एक फाइल ढूंढने गया था जल विहार वाले फ्लैट पर। वहां जाकर मैंने देखा। कौन है तू? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कौन है? अरे ये घर है मेरा, इस घर का मालिक हूं मैं। तू अंदर कैसी आई? कर क्या रही है तू यहाँ पर? वो हम काजल यादव है, बीजू यादव की बेटी। चंपक सेठ से हमारे बाबा ने पैसे लिए थे तो वो चुका नहीं पाए, इसीलिए हमको गिरवी रख दिया उन्होंने। हमारे पापा जल्दी आएंगे और हमको छुड़ा के ले जाएंगे। पागल तू रो क्यों रही है? रोना बंद कर, मैं ना बाबा से बात करूंगा। मैं बाबा से बात करूंगा। ये कोई बात होती कि पैसे के बदले में लड़की को लेकर आ गए? मैं बाबा से बात करूंगा, वो देखना। हम करेंगे ना बात बाबा से। हाँ तू रोना तो बंद कर, मैं करूंगा बाबा से बात और वो तुझे छोड़कर भी आएंगे। ठीक है, बस तू ना ये रोना बंद कर, ठीक है? और हिम्मत से काम कर। अरे मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खुद छोड़ कर आऊं। क्या कर रही है तू? अपने आजाद होने की कीमत तो देनी पड़ेगी ना। अब ज्यादा नखरे मत कर। ये जो झूठ मूठ की आजादी तुमने उस बेचारी लड़की को दे रखी थी, उसकी कीमत कितनी बार वसूल की तूने? हाँ तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन 3 या 4 बार। आखिरी बार कब गए थे? 1 हफ्ते पहले। साले, तुझे जो चाहिए था वो सब कुछ तुझे मिल रहा था, तो उसको मार क्यों दिया? सर मैंने काजल को नहीं मारा सर, मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने उसका खून नहीं किया। बड़े, इसका सीमेंट सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दो। काजल के कपड़ों पर जो सीमेंट मिला उससे मैच करके देखो। लेके जाओ इसको। सर चल। और सुने प्रवीण,
तेरा टेस्ट नेगेटिव भी आया ना तो रेप केस के चार्ज में तो अंदर कर ही दूंगा तेरे को मैं। मेरी बात सुन, चल रहे मेरी बात तो सुनिए। अरे सर, आकाश ने अभी पूजा को कॉल किया था, हमने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। कहाँ पे? न्यू पनवेल में। क्या है साहब, वो आपसे कोई मिलने आए हैं। काजल पर कितनी बार रेप किया तूने? 2 बार सर। एक बार पूजा के साथ, दूसरी बार लास्ट मंथ। सर सॉरी सर, मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी सर, और उसके बाद पूजा भी अवेलेबल नहीं थी सर, तो मैं वहां चला गया। अब क्यों आए हो यहाँ पे? चले जाओ आप यहाँ से, अब चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी, मैं बोल रही हूँ। तूने काजल को मारा क्यों? सर मैंने नहीं मारा सर उसे, मैंने तो बस उसके साथ सेक्स किया और चला गया। तूने सेक्स नहीं, तूने उसका रेप किया, और वो भी 1 बार नहीं 2 बार। मोरे सर, इसका सीमेन और डीएनए भी टेस्टिंग के लिए भेज दो। करडे सर, फोड़ून टाका या रेपिस्टला। सर 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 मैंने नहीं मारा सर मैंने नहीं मारा सर। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो रहा था कि काजल के गर्भ में पलने वाला बच्चा प्रवीण का था, और उस पे कपड़ों पर जो सीमेन मिला था वो आकाश का। इससे यह साफ था कि प्रवीण ने काजल को प्रेग्नेंट किया था, और मरने से पहले आकाश ने काजल का रेप किया था। लेकिन अभी भी यह साफ तौर पे साबित नहीं हो पा रहा था कि काजल का मर्डर किसने किया, क्योंकि आकाश का अब भी यह कहना था कि उसने काजल को नहीं मारा। दूसरी तरफ सोना की पीएम रिपोर्ट से यह साफ था कि उसकी मौत पेट में चाकू मारने की वजह से हुई थी, और तभी सोना की सीडीआर डिटेल्स हमारे सामने आई। सर, सोना की कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक शंकर राय नाम के आदमी के साथ रेगुलर टच में थी। ये शंकर राय एक हिस्ट्री शीटर है जो चोरी के लिए जेल जा चुका है। ये शंकर राय फिलहाल एक पप्पू नाम के आदमी के साथ रहता है जो चाबी बनाने का काम करता है। अब सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 अप्रैल को दोपहर 3:37 पे ये शंकर और पप्पू जल विहार बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में देखे गए, सोसाइटी से बाहर निकल गए 3:37 पे। यानी काजल के मर्डर के बाद। उठा लो दोनों को। बस 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 मोरे, बस बस। हाँ बोलो, 27 तारीख को दोपहर 2 से 4 के बीच जल विहार बिल्डिंग में क्या करने गए थे? साहब, उस दिन हम लोग बिल्डिंग में काजल के लिए गए थे साहब। सुना बिरजू को छोड़कर हम लोग के साथ आई थी साहब। उसने बताया कि उसका पहला पति मदन काजल के उसको बहुत परेशान कर रहे हैं। उसने बताया कि चंपक सेठ ने उसको घर पे रखा है। वो चाहती थी कि मैं काजल को वहां से निकाल कर उसको दे दूं, ताकि वो अपने पति को देखे और छुटकारा पा ले। साहब, ये पप्पू है, चाबी बनाता है साहब, इसकी हेल्प ली थी साहब। वो टॉप फ्लोर था, इसलिए जब भी कोई आ रहा था तो हम लोग भाग के छत पे जाके छिप जा रहे थे साहब। कितने बजे घुसे थे बिल्डिंग में? साहब, वो तकरीबन 2:45 बजे का टाइम था साहब। पप्पू ने बाहर वाले ताले की चाबी बना लिया था, सिर्फ लैच बनाना बाकी था। हम लोग बना रहे थे, तभी लगा कि लिफ्ट से कोई आ रहा है साहब। हम लोग भाग के छत पे जाकर छिप गए थे साहब। कौन था? पता नहीं साहब, झटका तो तब लगा जब वो भी आदमी अगर छत पे ही छिप गया, और लगभग 10-15 मिनट तो वहीं रहा। क्या किया उसने वहां पर? साहब, किया कुछ नहीं, लेकिन बार बार फ्लैट की तरफ देख रहा था और अचानक नीचे चला गया। हम लोग वहीं रुके, हम लोग देखे कि कोई आने वाला तो नहीं है। जब लगा कि नहीं आने वाला है तो हम लोग भी नीचे गए, और जो चाबी बनाया था उसको खोल के अंदर गए। अंदर जाकर देखा तो साहब मरी हुई है। यार देख, ये कोई बड़ा लोचा लगता है। इससे पहले कोई हमें देख ले, यहां से निकल लेते हैं। उस आदमी को पहचान सकते हो? स्केच बनवा सकते हो उसका? हाँ साहब। सर,
जिस दिन काजल का मर्डर हुआ था उस दिन सोना यादव और मदन का मोबाइल लोकेशन बिरजू के घर का दिखा है। और एक बात सर, सोना का मोबाइल भी वही लोकेशन पे बंद हुआ था। मोरे, इस बिरजू को उठा लो। हो सर। और इन दोनों को उसके गार्डिस के सामने बिठा दो। पता तो चला ये दूसरा आदमी है कौन। साहब आप लोग, आपका क्या नाम है साहब? सोना को क्यों मारा? साहब मारा नहीं है साहब, सिर्फ ठिकाने लगाया साहब। मतलब उस रात जब हम घर आए तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। सोना, ये सब क्या हुआ? क्या हुआ सोना? अब सोना ने हमको बताया कि उसका पहला पति मदन, उसने आके उसे मारा है साहब। हमको लगा था कि तुम अपनी बिटिया के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन हमें अब पता चल गया है तुम काजल को बेचना चाहते हो, इसीलिए ढूंढ रहे थे ना उसे। हम अभी जाके पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे। सोना मर चुकी थी साहब, तो हमारे हाथ में चाकू और कपड़ों पे लगा खून देखकर हम समझ गए थे साहब, कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करेगा कि हमने सोना को नहीं मारा साहब। इसीलिए सोना को ठिकाने लगाने का ठान लिया हम साहब। दूर चाकू और मोबाइल फेंक दिया साहब। तो जब ये मदन पकड़ा जाएगा तब पता चली जाएगा कि तू सच बोल रहा है या नहीं। तब तक यहीं बैठा रहे और मिर्ची खा। सब गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए साहब। साहब सर, दरवाजे पे मिले 3 अननोन फिंगरप्रिंट्स का पता चल गया है। ये शंकर, पप्पू और प्रवीण के। और सर ये जो स्केच है ये पप्पू और शंकर ने बनवाया है। डालो इसमें। मैंने ही काजल को मारा है सर। मैं उसी दिन समझ गया था कि कुछ गलत हो रहा है जब पापा ने आकाश से काजल के बारे में बात की और उसने गोल-मोल जवाब दिया। इसलिए मैंने उससे अकेले में पूछा तो उसने बताया कि उसी ने काजल का रेप किया था, लेकिन उसने मेरी कसम खाई थी कि वो दोबारा ये सब कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मैंने ये सोच लिया था कि आज ही ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं टेरेस पर चला गया और आकाश के जाने का इंतजार करने लगा। उसके जाते ही मैं फ्लैट में गया और मुझे पता था उस दिन सोसाइटी में पावर कट होने वाला है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज में हमें से कोई नहीं दिखाई देगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। और तुम्हारी काजल दीदी जहां भी होगी वो बहुत खुश होगी कि उसे तुम्हारी जैसी लॉयल फ्रेंड मिली। तुम बहुत बहादुर हो बेटा, ऐसे ही रहना। थैंक यू अंकल। एक 8 साल की बच्ची की अवेयरनेस की वजह से सारे गुनहगारों को अपने किए की सजा मिल गई। मदन को सोना के कत्ल के जुर्म में, प्रवीण और आकाश को काजल पर रेप करने के जुर्म में और नितिन को काजल का खून करने के जुर्म में सजा हुई। काजल के पिता बिरजू को पुलिस को गुमराह करने के और सबूत मिटाने के जुर्म में सजा हुई। और काजल की मां सोना अपने ही स्वार्थ का शिकार बन गई। ये सारे लोग अपने किए की सजा भुगत रहे थे, बस एक मासूम काजल थी जो इन वाहियात स्वार्थी लोगों की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं, दोबारा मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें